हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री जो है का लेक्चर दिया जाता है। और हमने अभी तक जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने इतिहास की रूपरेखा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बाबर की। जो बाबर था वह मुगल वंश का संस्थापक था जिसने मुगल वंश की नींव रखी थी। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाबर कौन था, कहाँ से आया था और उसकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि क्या थी। जो बाबर था उसने कौन कौन से युद्ध किए थे। इसके अलावा बाबर की जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस ताकि आपको इस वीडियो को देखते हुए आप गहराई से समझें और अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आप एग्जाम में हर एक प्रश्न का अच्छे से निवारण कर सके, हल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबर कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसके जो है माता पिता, उसकी फैमिली के बारे में हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसकी फैमिली में कौन कौन था, उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, तो जो बाबर है, जैसा कि हम जानते हैं, हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है बाबर का पूरा नाम था और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में ट्रांस आस ट्रांस आस्कियाना के एक छोटे से राज्य परगना में। इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतलुंग निगार। कुतलुंग निगार इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम, जिनसे इन्हें 4 पुत्र थे। कामरान, हिंदाल, अस्कनी और हुमायूं। ठीक है, इनके दादी का नाम था एहसान दौलत। जिनकी सहायता से यह अपने पिता की गद्दी पर बैठे। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो 12 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठे। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठे जब इनके पिता की मृत्यु हुई। और किसके मदद से ये बैठे? अपनी दादी एहसान दौलत के मदद से। ठीक है, जो बाबर था यह मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक जिसने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, यह मातृपक्ष की ओर से
बाबर देखा जाए तो मातृपक्ष की ओर से, मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 14वां वंशज। अगर पितृ पक्ष की तरफ से देखा जाए, पितृ पक्ष की तरफ से देखा जाए तो यह तैमूर, तैमूर का 5वां वंशज, 5वां वंशज था। ठीक है। जो बाबर था इसके समकालीन कौन कौन थे? समकालीन नुसरत शाह, नुसरत शाह और कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, यह इसके समकालीन थे। बाबर का जो मुगल साम्राज्य था यह तुर्की नस्ल के चंगताई तुर्क वंश का था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसे बाबरनामा कहा जाता है, बाबरनामा, और जिसे तुजक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो बाबर है इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फ्रांस आस्कियाना के एक छोटे से राज्य फरगना में इसका जो है जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुंग निगार इसकी जो है माता का नाम था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था माहम बेगम और इनके पुत्र थे कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। इनके 4 पुत्र थे। ठीक है। इनकी दादी का नाम था एहसान दौलत। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी अवस्था 12 साल की थी, इनकी आयु 12 साल की थी। 12 साल की आयु में जो है ये गद्दी पर बैठे और किसकी मदद से बैठे? अपनी दादी एहसान दौलत की जो है मदद से यह इनका राज्याभिषेक हुआ और ये गद्दी पर बैठे। ठीक है। तो ये मुगल वंश के संस्थापक थे। जो बाबर था इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ठीक है। और ये जो बाबर था ये मातृपक्ष की ओर से जो है अगर माता की तरफ से देखा जाए, इनकी जो माता थी उनकी तरफ से देखा जाए तो ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। कितवां वंशज? 14वां वंशज। अगर पितृ पक्ष की तरफ से यानी कि पिता की तरफ से देखा जाए तो यह तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है। तो यानी कि इसके जो फादर थे वो तैमूर से जो है संबंध रखते थे और इनकी जो माता है वो चंगेज खां से संबंध रखती थी। ठीक है। तो इसीलिए बाबर जो है इनका जो बैकग्राउंड था तो ये चंगेज खां का 14वां वंशज था और पितृपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए, पिता की तरफ से देखा जाए तो तैमूर का ये 5वां वंशज था। ठीक है। और जो बाबर है इनके समकालीन कौन कौन से थे? समकालीन का मतलब होता है उन्हीं के समय में कोई और राजा, उन्हीं के समय में कोई और जो है कौन कौन थे। ठीक है। तो उनके समकालीन थे एक तो नुसरत शाह और दूसरा था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की इन्होंने अपने जो बाबरनामा है, अपनी जो आत्मकथा है, अपनी जीवनी है, उसमें कृष्णदेव राय की महानता की बहुत जो है प्रशंसा की है, तारीफ की है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जो है किया था। ठीक है। जो बाबर है इसका जो मुगल साम्राज्य था यह तुर्की नस्ल के चंगताई तुर्क वंश का था। तुर्की नस्ल के चंगताई तुर्क वंश का। ठीक है। जो बाबर है उसकी एक आत्मकथा है यानी कि उसकी अपनी एक जीवनी है, जिंदगी की अपनी लाइफ की एक जीवनी है। बाबर को जो है लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने जीवन के बारे में लिखा और उस आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, जिसे तुजक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है।
तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की थी। जो बाबर था उसने अपने चाचा बुखारा और समरकंद के शासक अहमद मिर्जा जो कि समरकंद का शासक था, ठीक है। तो इससे जो है, तो बाबर ने जो है अपने चाचा जो है बुखारा और समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से जो है समरकंद का क्षेत्र छीनना चाहा, क्योंकि जो समरकंद था यह फरगना की सीमा के नजदीक लगता था, ठीक है। फरगना की सीमा के निकट लगता था, इसीलिए बाबर ने सोचा कि अगर समरकंद को जीत लिया जाए तो फरगना राज्य जो है पश्चिम की तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए बाबर ने जो है निरंतर 3 महीने तक जो है इस पर कब्जा जमाए रखा, 3 महीने तक, ठीक है। लेकिन इसी के साथ ही जो है, जो फरगना राज्य है इसमें युद्ध छिड़ गया, तो इसीलिए जो बाबर था उसे फरगना राज्य में जाना पड़ा समरकंद को छोड़कर। इसी बीच जो है समरकंद में बाबर की सत्ता समाप्त हो गई, ठीक है। और जब बाबर जो है फरगना की तरफ आया तो फरगना की जो राजधानी थी आदिलजान, उस पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिससे फरगना का राज्य भी बाबर के हाथ से चला गया, ठीक है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बाबर भाग्य की गेंद और शतरंज के बादशाह की तरह इधर उधर मारा फिरा, ठीक है। जैसे समुद्र के किनारे कंकर जो है धक्के खाते फिरते हैं। तो एग्जाम में ये तुक भी आ सकती है और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो तुक है या कहावत है किसने कही, तो आपको पता होना चाहिए फरिश्ता ने जो है उस समय जो बाबर की परिस्थिति थी, तो फरिश्ता ने उसकी जो परिस्थिति है उसे अपने वर्ड्स में कैसे, अपने लफ्जों में कैसे बयान किया है। फरिश्ता के अनुसार भाग्य की गेंद और शतरंज के बादशाह की तरह जो है बाबर इधर उधर मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे जो कंकर होते हैं, ठीक है, वह धक्के खाते फिरते हैं। जो पत्थर होते हैं या जो कंकर वगैरह होते हैं पानी की लहरों से कभी इधर कभी उधर जाते हैं, तो जैसे धक्के खाते फिरते हैं, उस तरह की कंडीशन जो है बाबर की व्यक्त की है फरिश्ता ने अपने शब्दों में, कि उस समय जो है बाबर की इस प्रकार की कंडीशन थी, क्योंकि जो बाबर था उसने अपने चाचा बुखारा और अहमद मिर्जा जो कि समरकंद का शासक था, उससे समरकंद का क्षेत्र जो है जीतना चाहा था, और समरकंद का क्षेत्र जो है फरगना की सीमा के निकट था। तो बाबर ने सोचा कि अगर समरकंद को जीत लिया जाए तो फरगना का राज्य जो है पश्चिम की तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। बाबर ने इसीलिए 3 महीने तक कब्जा जमाए रखा, लेकिन समरकंद में जब बाबर ने कब्जा जमाया 3 महीने तक, तो फरगना में जो है परिस्थितियां बिगड़ गई, और जब बाबर ने फरगना में जो है परिस्थितियां मतलब सही करने के लिए जब बाबर गया, तो समरकंद की सत्ता उसके हाथों से चली गई, ठीक है। समरकंद पर उसका अधिकार जो है समाप्त हो गया, और जब वह वापिस आया समरकंद की तरफ, तो यहाँ पर फरगना पर भी जो है
फरगना की जो राजधानी थी आदिल जान, उस पर भी जो है विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबर के हाथ से फरगना का क्षेत्र भी गया और समरकंद का क्षेत्र भी चला गया, जिसका वर्णन जो है फरिश्ता ने अपने शब्दों में कहा है कि फरिश्ता ने कहा है कि भाग्य की गेंद और शतरंज के बादशाह की तरह बाबर जो है इधर उधर मारा मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकर थक्के खाते फिरते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही परिस्थिति जो है बाबर की उस समय में व्यक्त की है फरिश्ता ने अपने शब्दों में। आगे पढ़ते हैं। 1498 में 1498 ईस्वी में बाबर ने पुनः फरगना पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। लेकिन शेरवानी खां उजबेक के प्रभाव को देखते हुए, शेरवानी खां उजबेक के निरंतर बढ़ रहे प्रभाव को देखकर बाबर ने समरकंद और फरगना को छोड़कर अफगानिस्तान में शरण ली। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और 1507 में बाबर ने मिर्जा अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह घोषित किया। अब एक बार फिर बाबर ने जो है सफवियों की मदद से जो है फरगना और समरकंद को जीतना चाहा, लेकिन जो ईरानी लोग थे उन्होंने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया कि वह वहां से जाने के लिए मजबूर हो गया और उसने अपना रुख भारत की तरफ किया। तो चलिए इसे एक बार यहां से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1498 ईस्वी में बाबर ने जो है दोबारा से फरगना पे अधिकार किया था, 1498 ईस्वी में। लेकिन शेरवानी खां उजबेक के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बाबर ने जो है समरकंद और फरगना को छोड़ के अफगानिस्तान में शरण ले ली। 1504 में काबुल पर जो है बाबर ने अपना अधिकार किया और 1507 में उसने अपनी पैतृक उपाधि जो है मिर्जा को त्याग कर, ठीक है, बादशाह घोषित कर दिया सवय को, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 1507 में जो बाबर है उसने अपनी पैतृक उपाधि जो उनके फादर से चली आ रही थी, ठीक है, उसके फादर का नाम था ना उमर शेख मिर्जा, तो वो मिर्जा जो है उनके नाम के पीछे सरनेम लगता था, तो जो बाबर था उसने अपनी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा को त्याग कर उसने जो है सवय को बादशाह घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बाबर जो है जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या मकसद थे जिसके कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। बाबर ने अपने आत्मकथा, इस बात का जो जिक्र है, बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, बाबरनामा। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि उसने काबुल से लेकर पानीपत की लड़ाई तक
उसने निरंतर भारत पर आक्रमण करने का स्वप्न देखता रहा। ठीक है, कि जब तक उसने काबुल पर जो है विजय प्राप्त की थी और उससे लेकर पानीपत की पहली लड़ाई तक जो है बाबर ने भारत पर जो है कब्जा करने या भारत पर विजय प्राप्त करने के जो है स्वप्न यानी कि सपने देखता रहा। ठीक है, तो जो बाबर था उसने भी अलग अलग जो है जिस प्रकार से मध्य एशिया के अलग अलग आक्रमणकारी जब भारत में आते थे तो वह किस मंशा से आते थे, भारत को लूटने के मंशा से, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में अपार संपत्ति है। तो इसी मंशा से जो बाबर था उसने भी भारत पर आक्रमण किया उसकी अपार संपत्ति और धन दौलत को देखकर, क्योंकि उसको पता था कि तैमूर भी जो है भारत में आक्रमण करने के लिए आया था और तैमूर भी भारत से बहुत सारी अपार संपत्ति और बहुत सारे कारीगर ले गया, जो कि उसने अपने साम्राज्य में फिर उन प्रशासनिक ढांचों को तैयार किया और इसके अलावा उसने अपार संपत्ति से अपने राज्य को और भी ज्यादा विस्तृत कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए बाबर भी इसी मंशा से बाबर भी जो है यही सुनकर भारत की तरफ आकृष्ट हुआ कि भारत में अपार संपत्ति है, धन दौलत है। तो उसके उद्देश्य के 3 मकसद थे बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उसके जिंदगी के उद्देश्य क्या क्या थे जिसके कारण उसने भारत पर विजय प्राप्त की। पहला उद्देश्य था तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते वह भारत पर जो है अपना दावा करता था। दूसरा है काबुल, कांधार, और बदखशा। काबुल, कांधार और बदखशा से होने वाली आय से उसका प्रशासनिक जो खर्च है वह पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है, प्रशासनिक खर्च पूरा नहीं हो रहा था। और तीसरा रीजन क्या था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए स्थिति बिल्कुल उसके बाबर के अनुकूल थी, जिसके कारण जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आना पड़ा। उसे लग रहा था बाबर को कि जो भारत है उसकी स्थिति बिल्कुल जो है आक्रमण करने के अनुकूल है और जैसे कि वह बाबर को आमंत्रित कर रही है उस पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, स्थिति का अनुकूल होना। ठीक है, तो ये जो है 3 मुख्य रीजन थे जिसके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। एक तो बाबर जो है तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा करता था। दूसरा रीजन क्या था, काबुल, कांधार और बदखशा से जो आमदन होती थी उससे उसका प्रशासनिक खर्च पूरा नहीं हो रहा था। और बाबर ने तो सुन रखा था कि मध्य एशिया के बहुत सारे हमलावर जो है जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो किस मंशा से करते हैं, अपार धन दौलत के कारण। तैमूर ने भी भारत पर आक्रमण किया था और वो भी भारत से बहुत सारा अपार जो है धन लेकर गया, जिससे उसने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य का जो है प्रशासनिक ढांचा सुधारा। इसी प्रकार से बाबर भी जो है भारत की तरफ आकृष्ट हुआ उसके धन दौलत को देखकर। ठीक है, और स्थिति भी जो है बाबर के बिल्कुल अनुकूल थी भारत में आक्रमण करने के लिए और बाबर को जैसे लग रहा था कि भारत जो है उसे अपने पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, मालवा, गुजरात,
बहमनी तथा बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है पांच मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी और दिल्ली। ये पांच जो है मुस्लिम राज्य थे जिनका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। और इसके अलावा बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का जिक्र किया है। ठीक है, ये थे हिंदू राज्य, एच से हिंदू राज्य, ठीक है, और यहाँ पर मुस्लिम राज्य। तो मुस्लिम राज्य कौन से थे? बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी और दिल्ली। ये पांच मुस्लिम राज्य थे जिनका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। और इसके अलावा उसने दो हिंदू राज्यों का भी जिक्र किया है। वे दो हिंदू राज्य कौन कौन से थे? विजयनगर और मेवाड़। ठीक है, इसके अलावा जो बाबर था, बाबर को भारत पर युद्ध करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? पंजाब के सूबेदार जिसका नाम था दौलत खां लोधी। इसके अलावा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को जो है भारत पर युद्ध करने के लिए आमंत्रण दिया था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो बाबर है उसने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो राणा सांगा था उसने भी बाबर को जो है भारत पर युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा, इस बात का जिक्र हमें कहां से मिलता है? बाबर नामा से। हालांकि भारत के किसी भी इतिहास में हमें इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर युद्ध करने के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि जो राणा सांगा है उसने बाबर को भारत पर आमंत्रित किया था युद्ध करने के लिए। ठीक है, जो बाबर था निरंतर युद्ध से जो है युद्धों से उसका टाकरा होता रहता था। इसके कारण जो है बाबर को जो है अलग अलग युद्ध प्रणालियों की भी जो है नॉलेज हो गई, जानकारी हो गई। और वह युद्ध प्रणालियां उसने कहां से सीखी थी, आगे जिक्र करते हैं। निरंतर जो है मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों के साथ युद्ध में लिप्त होने के कारण जो बाबर था वह मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की जो युद्ध प्रणाली थी उससे पूरी तरह से परिचित हो गया था। तो उसने जो है उजबेगों से तुलुगमा व्यू प्रणाली ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग तुर्कों से घुड़सवारी और अफगान तथा मंगोलों तथा अफगान से उसने व्यू रचना सीखी। ठीक है, सीखी। तो ये चार जो प्रणाली थी, चार टेक्निक्स थी जो अलग अलग जो है प्रजातियों के जो लोग थे उनसे बाबर ने सीखी थी, क्योंकि वह निरंतर जो है मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों के साथ युद्ध में लिप्त रहता था। इसी के कारण जो है बाबर को उनकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया था, उनकी जो युद्ध प्रणाली थी उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी, वह भी एक्सपर्ट हो चुका था। तो इसीलिए उसने जो है अलग अलग प्रजातियों के लोगों से अलग अलग प्रणालियां युद्ध की जो है सीखी। उसने उजबेगों से तुलुगमा व्यू प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और तुर्कों से जो है घुड़सवारी, मंगोलों तथा अफगानों से उसने व्यू रचना सीखी थी। इसके अलावा जो बाबर था पानीपत के प्रथम युद्ध में उसके दो महत्वपूर्ण तोपची थे जिनसे उन्होंने बाबर ने सेवाएं प्राप्त की थी। ठीक है, और वह कौन कौन से जो है दो तोपची थे
एक तो था मुस्तफा, एक तो था उस्ताद अली, और दूसरा था मुस्तफा। मुस्तफा, ठीक है, ये दो तोपची थे जिससे, ठीक है, बाबर ने जो है सेवाएं प्राप्त की थी। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने कुशल जो है तोपची होने का जो है वहां पर अपना कारनामा दिखाया। अब बात करते हैं कि बाबर भारत की तरफ कैसे बढ़ा, उसने कौन कौन से आक्रमण किए। 1518 से 1519 ईस्वी में बाबर ने भेरा और बाजोर के किले पर कब्जा किया। ठीक है, और अपना एक दूत जो है दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के पास संदेश के तौर पर भेजा और कहा दौलत खान लोधी से और इब्राहिम लोधी से कि जो बाबर के पूर्वजों के जो इलाके हैं वह उसे वापस लौटा दिए जाए। लेकिन जो दौलत खान लोधी था उसने जो है उसके दूत को दिल्ली में एंट्री ही नहीं दी, दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बाबर ने 1519 में आक्रमण किया। 1519 में पेशावर में आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन बदखशा में दंगे फसाद की खबर पाकर वह वापस लौट गया। बदखशा में दंगे फसाद की खबर पाकर वह वापस लौट गया। इसके बाद 1520 में दौलत खान लोधी का जो है निमंत्रण मिला बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को परास्त किया। इब्राहिम लोधी को परास्त किया और 1525 ईस्वी में उसने दौलत खान लोधी को परास्त किया। ठीक है, इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ठीक है, और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। ठीक है, और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जो है विजयी रहा, इब्राहिम लोधी हार गया। और इस युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध नीति का उपयोग किया था? उजबेगों की युद्ध नीति, उजबेगों की युद्ध नीति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, उस्मानी विधि का उसने प्रयोग किया। तो चलिए इसे एक बार पढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की ओर बढ़ना। बाबर भारत की तरफ किस प्रकार से बढ़ा और उसने कितनी बार हमले किए? सबसे पहले 1518 ईस्वी में जो है बाबर 1518 से 19 ईस्वी में भेरा और बाजोर के किले पर जो है बाबर ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इस पर अधिकार करने के पश्चात जो है बाबर उसने अपना एक दूत जो है इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी के पास जो है
भेजा और उसने एक संदेश भेजा कि उसके जो पूर्वजों के इलाके हैं उसे वापस लौटा दिए जाएं, लेकिन जो दौलत खां लोधी है उसने उसके दूत को दिल्ली में जो है दाखिल ही नहीं होने दिया। दूसरी बार 1519 में जो बाबर है उसने पेशावर में जो है आक्रमण किया था, लेकिन बदखशा में दंगे फसाद जो है चल रहे थे उस समय में, जो दंगे फसादों को देखते हुए बाबर वापस लौट गया। तीसरी बार 1520 ईस्वी में जो बाबर है, ठीक है, जो उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, और चौथी बार जो है 1525 में उसने दौलत खां लोदी को परास्त किया। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी रहा, इब्राहिम लोदी हार गया। और इस युद्ध में बाबर ने जो है उज्बेगों की युद्ध और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दोबारा सुन लीजिए, इस युद्ध में जो है बाबर ने उज्बेगों की युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोपों को सजाने की जो है उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि में दो गाड़ियों के बीच तोप खाने को रखकर चलाया जाता था। दो गाड़ियों के बीच तोप खाने को रखकर चलाया जाता था। ठीक है, तो ये उस्मानी विधि थी जो कि युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा बाबर ने जो है इस युद्ध का जो जीत का श्रेय था अपने तीर अंदाजों को दिया। ठीक है, तीर अंदाजों को युद्ध का श्रेय दिया। ठीक है, बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति जो है उज्बेगों से ग्रहण की थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेगों से ग्रहण की तथा बाबर के तोपखाने का नेतृत्व मुस्तफा खां और उस्ताद अली ने किया। इस जीत की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का दान में दिया। एक एक सिक्का चांदी का दान में दिया, और इसकी उदारता के कारण जो है इसे कलंदर भी कहा जाता है। कलंदर भी कहा जाता है। इस प्रकार से अफगानों की पुरानी और नई राजधानी मुगलों के अधीन आ गई, आगरा और दिल्ली। ठीक है, ये दोनों राजधानियां जो हैं मुगलों के अधीन आ गई। राजधानी मुगलों के अधीन आ गई। ठीक है, हुमायूं को आगरा में एकत्र लोधी खजाना मिल गया। आगरा में एकत्र लोधी खजाना मिल गया। 27 अप्रैल
1526 को 27 अप्रैल 1526 को बाबर को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि हुमायूं ने जो है आगरा पर अधिकार कर लिया था और हुमायूं ने बाबर को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसी के साथ ही जो है दिल्ली में उसका नाम का खुतबा पढ़ा गया। दिल्ली में जो है बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध, इस युद्ध का रीजन क्या था? पहला रीजन तो था बाबर का भारत में रहने का निश्चय, कि जो बाबर का भारत में रहने का निश्चय। और दूसरा रीजन क्या था? कि बाबर का ऐसा दावा था कि राणा सांगा ने बाबर को जो है भारत पर आमंत्रण किया है युद्ध के लिए, लेकिन जब बाबर भारत में आया तो उसने जो है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की। दूसरा कारण ये था, ठीक है, कि बाबर ने कहा कि जो राणा सांगा है ने बाबर को भारत आमंत्रित किया, परंतु इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान नहीं की। ठीक है, सहायता प्रदान नहीं की। तो ये दो रीजन है खानवा के युद्ध के। और ये जो युद्ध था यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर खानवा नामक स्थान पर हुआ। खानवा नामक स्थान पर हुआ। इसीलिए इसे खानवा का युद्ध कहते हैं। पहले समय में ऐसा ही होता था, जिस स्थान पे युद्ध होता था तो उसको उस युद्ध का नाम वही रख दिया जाता था, उस स्थान के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो ये खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम जो है खानवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध का कब टाइम पीरियड क्या है? ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ। ठीक है, राणा सांगा पराजित हुआ। तो चलिए पहले हम इतना समझते हैं, तोपों को सजाने की विधि क्या थी? कि 2 गाड़ियों के बीच में तोपखाने को रखा जाता था। ठीक है, तो इस विधि को उस्मानी विधि भी कहा जाता है, जो बाबर ने जो है युद्ध में प्रयोग की थी। जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उस्मानी विधि जो है युद्ध में प्रयोग की गई विधि थी, जो बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इस्तेमाल की थी। और इस विधि के अकॉर्डिंग क्या होता था? 2 गाड़ियों के बीच में तोपखाने को रखकर चलाया जाता था। बाबर ने जो है इस युद्ध में जीत का श्रेय जो है अपने तीर अंदाजों को दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है युद्ध में तुलुगुमा युद्ध पत्ती का भी इस्तेमाल किया गया था। जो तुलुगुमा युद्ध पत्ती थी ये बाबर ने उज्बेगों से ग्रहण की थी, उज्बेगों से सीखी थी। ठीक है, और बाबर के जो इस युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो तोपखाने चलाने का काम जो है किन किन को दिया गया था? मुस्तफा खां को और उस्ताद अली को जो है तोपखाने का नेतृत्व दिया गया था, तोपों को चलाने का जो है कार्य सौंपा गया था। इसके अलावा जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर को जीत प्राप्त हुई थी, तो इस युद्ध की जीत की खुशी में जो बाबर है उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को, काबुल में रहने वाले प्रत्येक हर एक व्यक्ति को जो है एक एक चांदी का सिक्का जो है दान में दिया था। इसीलिए बाबर को जो है अपनी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी उदारता के कारण जो है किस शासक को कलंदर कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? बाबर। ठीक है, बाबर ने जो है इस प्रकार से आगरा और दिल्ली, अफगानों की पुरानी और नई राजधानी जो है मुगलों के अधीन आ गई। आगरा से एकत्र लोदी खजाना भी जो है हुमायूं को मिल गया। ठीक है, जो हुमायूं था उसने आगरा पे अधिकार कर लिया और आगरा पर जो है
जब उसने अधिकार कर दिया तो आगरा में जो लोदी खजाना था, लोदियों का खजाना था, वो भी हुमायूं को मिल गया। हुमायूं ने जो है 27 अप्रैल 1526 को बाबर को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया और दिल्ली में जो है बाबर के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध था ये क्यों हुआ, इसके दो रीजन थे। पहला रीजन तो था कि बाबर का भारत में रहने का निश्चय, कि जो बाबर था जब फरगना और समरकंद जब फरगना और समरकंद जो है उसके हाथ से चला गया तो बाबर ने जो है भारत की तरफ देखा और वह भारत में जो है अब आक्रमण करने की सोचने लगा। तो पहला रीजन तो ये था कि बाबर का भारत में रहने का जो है निश्चय। और दूसरा रीजन क्या था कि जो राणा सांगा है, बाबर का ऐसा मानना था कि राणा सांगा ने जो है बाबर को भारत में आमंत्रित किया है युद्ध के लिए, लेकिन जब बाबर भारत में आया तो उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसकी युद्ध में सहायता नहीं की। तो दूसरा रीजन ये था राणा सांगा के विरुद्ध। तो दोनों में जो है अब राणा सांगा और बाबर के बीच में जो है युद्ध हुआ। और ठीक है, ये युद्ध जो है आगरा से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, खानवा नामक स्थान पर, इस स्थान का नाम क्या है, खानवा, तो उसी के नाम पर जो है इस युद्ध का नाम रखा गया खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा नामक स्थान पर जो है 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में राणा सांगा की तरफ कितने व्यक्ति थे और बाबर के तरफ जो है कितने लोग थे, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ कितने लोग थे और बाबर की तरफ कितने लोग थे। इस युद्ध में जो है राणा सांगा की तरफ, ठीक है, एक तो था राणा सांगा, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय, आलम खां लोदी और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। तो ये जो सभी जो लोग थे ये राणा सांगा की तरफ थे और दूसरी टीम में था सिर्फ बाबर। ठीक है, तो उसकी जो सेना थी वो राणा सांगा से कम थी। जो बाबर था उसने फिर भी हिम्मत दिखाई और उसने क्या किया, उसने जिहाद का नारा दिया इस युद्ध में। जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया ताकि अपने सैनिकों में उत्साह भर सके। बाबर ने अपने सैनिकों को शराब ना पीने के लिए ठीक है उत्साहित किया और साथ ही उन पर से एक तमगा कर भी उठा दिया। तमगा कर भी उनका माफ कर दिया। इस युद्ध में जो है बाबर विजयी रहा और बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर जो है इस युद्ध में विजयी रहा और उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध था खानवा का युद्ध, इसमें जो है एक तरफ राणा सांगा, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय, आलम खां लोदी, महमूद लोदी थे और दूसरी तरफ था बाबर, सिर्फ बाबर की जो सैनिक थे वो भी कम थे, लेकिन बाबर ने जो है हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सैनिकों को जो है उसमें नया जोश, नया उत्साह पैदा करने के लिए जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। उसने अपने सैनिकों को शराब ना पीने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, और उसने जो है सैनिकों पर से जो एक तमगा कर है जिसे सीमा कर भी कहा जाता है, सीमा कर उठा दिया, यानी कि सीमा कर उनका माफ कर दिया। और जो है इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने इस जीत की खुशी में जो है एक उपाधि धारण की जो थी गाजी की उपाधि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम अगले आक्रमण के बारे में, अगले युद्ध के बारे में। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध था ये क्यों हुआ, 1528 ईस्वी में बाबर ने जो है मेदिनी राय को
ठीक है, ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को जो है चंदेरी के बदले, ठीक है, चंदेरी के बदले शमशाबाद शमशाबाद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मेदिनी राय जो था उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। मेदिनी राय ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, और जिससे बाबर और मेदिनी राय के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें जो बाबर था वह विजयी रहा। ठीक है, बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय की दो पुत्रियों का विवाह जो है, मेदिनी राय की जो दो पुत्रियां थी का विवाह बाबर के दो पुत्रों हुमायूं और कामरान से कर दिया गया। कामरान से कर दिया। मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन के पुत्र अहमद शाह को चंदेरी का प्रशासक बनाया और उसने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अहमद शाह ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने 50 लाख बाबर के खजाने में देना स्वीकार किया। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। इस युद्ध के जो है क्या कारण था, क्या रीजन था इस युद्ध का, जो बाबर था उसने मेदिनी राय को जो है चंदेरी के बदले में जो है शमशाबाद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेदिनी राय ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके कारण बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है मेदिनी राय पराजित हुआ और बाबर जो है विजयी हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में जब बाबर की विजय हुई तो मेदिनी राय को जो है अपनी दो पुत्रियों का विवाह हुमायूं, यानी बाबर के जो दो पुत्र थे हुमायूं और दूसरा कौन था, कामरान, इन दोनों के साथ करना पड़ा। जो मेदिनी राय था उसकी दो पुत्रियों का विवाह जो है बाबर के पुत्रों हुमायूं और कामरान से कर दिया गया। ठीक है, और जो चंदेरी का जो राज्य है उस पर मालवा के सुल्तान, जो मालवा का राजा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन, उसका जो पुत्र था अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह को जो है चंदेरी का राजा बनाया गया, चंदेरी का प्रशासक बनाया गया और अहमद शाह ने जो है बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे उसने जो है 50 लाख जो है रुपए बाबर के खजाने में देना स्वीकार कर दिया। आगे पढ़ते हैं हम घाघरा के युद्ध के बारे में। आगे है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, इस युद्ध में
इस युद्ध में 1529 में 1529 ईस्वी में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। ठीक है, बाबर जो है वो अंतिम समय में काबुल जाना चाहता था। अंतिम समय बाबर काबुल जाना चाहता था। ठीक है, वह काबुल गया भी, लाहौर तक पहुंचा ही था। ठीक है, लाहौर तक वह पहुंचा ही था। उसे खबर आई कि जो हुमायूं है, बीमारी की वजह से जो है हुमायूं, उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण जो है बाबर को वापस आगरा में आना पड़ा। उसे हुमायूं की बीमारी की खबर मिलते ही वह आगरा वापस आ गया। ठीक है, वहीं पर बाबर ने 23 दिसंबर 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, जब उसकी आयु 48 वर्ष की थी। 48 वर्ष, ठीक है, की आयु में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की जो है देह को, बाबर के शव को आगरा के नूर अफगान बाग में रखा गया। नूर अफगान बाग में रखा गया और फिर काबुल ले गए। ठीक है, बाबर ने तुर्क सुल्तानों के द्वारा धारण सुल्तान की पदवी को त्याग कर बादशाह की पदवी धारण की। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बाबर था उसने अपना जो है एक बड़ा राज्य तो जो है स्थापित किया, लेकिन जो है वह अपने राज्य को जो है स्थायित्व नहीं दे पाया। ठीक है, निरंतर युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वह अपने राज्य को स्थायित्व नहीं दे पाया।
तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में हुआ था, 1529 में। और इस युद्ध में जो बाबर था उसने बंगाल और बिहार इन दोनों राज्यों की जो है संयुक्त अफगान सेना को जो है पराजित किया। इसमें जो है बाबर विजय हुआ। अंतिम समय में जो बाबर था वह काबुल जाना चाहता था, ठीक है। जब बाबर को लगा कि उसको उसका अंतिम समय निकट है तो वह काबुल जाना चाहता था, उसकी इच्छा थी काबुल जाने की और वह काबुल गया भी। लेकिन लाहौर तक पहुंचते ही यानी कि रास्ते में ही लाहौर तक पहुंचने पर उसे जो है हुमायूं की बीमारी की खबर मिली। तो फिर वह वापस जो है उसे आगरा में आना पड़ा और वहां पर जो है 23 दिसंबर 1530 को हुमायूं को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया। और 26 दिसंबर 1530 को जब उसकी उम्र 48 वर्ष की थी बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। कहा जाता है कि जो हुमायूं था बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। इस पर जो बाबर था उसने जो है अपने परमात्मा से जो है उसकी राजी की या उसकी जो है ठीक होने की दुआ मांगी थी और वह दुआ जो है कबूल भी हो गई। लेकिन जो है बाबर जो है 23 दिसंबर 1530 को हुमायूं को जब उसने उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसके 3 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर जो है 48 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी कि जो बाबर था उसने एक तरह से हुमायूं को जीवन दान दिया था। उसकी दुआ तो कबूल हो गई लेकिन उसके बदले में जो है बाबर को जाना पड़ा। बाबर के शव को जो है आगरा के नूर अफगान बाग में रखा गया क्योंकि उसको काबुल जाने की इच्छा थी। और बाबर, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो बाबर है उसे बाग लगाने का बड़ा शौक था। उसने आगरा में जो नूर अफगान बाग भी लगवाया था जिसे आराम बाग भी कहा जाता था। तो उसके जो शव था बाबर का उसको आगरा के नूर अफगान बाग में जो है रखा गया था और फिर उसके शव को जो है काबुल ले गए क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, काबुल जाने की, ठीक है। तो उसको जो है काबुल ले जाया गया। बाबर ने जो है तुर्क सुल्तानों के द्वारा धारण की गई सुल्तान की पदवी, जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में पढ़ा कि उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तानों ने राज्य किया तो उन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की थी। लेकिन बाबर एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने कि ये पदवी को त्याग कर जो है सबै को बादशाह घोषित किया, सबै को बादशाह कहलवाया, ठीक है। तो जो बाबर था उसने एक बड़ा साम्राज्य तो जो है स्थापित किया था। लेकिन निरंतर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण यानी कि वो लगातार युद्ध में व्यस्त रहता था बाबर, इसी कारण जो है वह अपने राज्य को स्थायित्व नहीं दे पाया, टिका नहीं सका, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं बाबर की जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे बाबर की जिंदगी के? महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले है जो बाबर था उसने दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही सुल्तान की जो पदवी थी उसे तोड़कर सवै को बादशाह घोषित किया, ठीक है। बाबर ने सवै को बादशाह घोषित किया। उसने सुल्तान की पदवी के स्थान पर सवै को बादशाह घोषित किया, ठीक है। बाबर को एक इतिहासकार ने आत्मचरित आत्मचरित लेखकों का बादशाह कहा। आत्मचरित्र लेखकों का बादशाह कहा। बाबर ने एक पद शैली का निर्माण किया जिसका नाम था मुबैयान। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया, ठीक है। बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था, इसीलिए उसने आगरा में ज्यामिति विधि से ज्यामिति विधि से एक बाग लगाया और उस बाग का नाम था नूर अफगान। नूर अफगान जिसे जिसे
आराम बाग भी कहा जाता था। आराम बाग भी कहा जाता था। इसके अलावा जो बाबर था, उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा बाबरनामा में उस समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में, भारतीयों के मूल स्तर के बारे में, यानी भारतीयों के जीवन स्तर के बारे में, जीवन स्तर, ठीक है, पशु पक्षियों के बारे में, पशु पक्षियों, फल फूलों के बारे में, फल फूलों के बारे में जो है वर्णन किया। बाबर के युद्ध के पश्चात, बाबर के युद्ध के पश्चात कुषाण साम्राज्य के पश्चात पहली बार काबुल और कांधार उत्तरी भारत में सम्मिलित हुए। ठीक है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना, श्रीमती बेवरिज ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में, और इसके अलावा 1826 ईस्वी में लेन देन व अरस्काइन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जानते हैं बाबर की जिंदगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं आते हैं एग्जाम में। जो बाबर था वह सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने शुरू से चली आ रही या दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही जो सुल्तान की पदवी थी उसे त्याग कर उसने सभी को बादशाह घोषित किया। ठीक है, बाबर जो है उसने सुल्तान की पदवी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय से चली आ रही थी उस पदवी को त्याग कर उसने सभी को बादशाह घोषित किया। ठीक है, और जो बाबर था उसे इतिहासकार ने जो है आत्मचरित लेखों का बादशाह कहा है क्योंकि बाबर ने अपनी जो है जीवनी लिखी थी, ठीक है, आत्मकथा लिखी थी, उसी बेस पर उसे कहा जाता है ना आत्मचरित की जो खुद का चरित्र जो है उसने पेश किया अपने जो है बाबरनामा में तुझे के बाबरी में। तो इसीलिए जो इतिहासकार है उसने बाबर को आत्मचरित्र लेखकों का बादशाह कहा। जो बाबर था उसने एक पद्य शैली का विकास किया था, उस पद्य शैली का नाम क्या था, मुबैयान। ठीक है, बाबर की एक पद्य शैली का नाम क्या था, मुबैयान, जिसका जो है विकास बाबर ने किया था। जो बाबर है उसे बाग लगाने का बड़ा शौक था, इसीलिए बाबर ने जो है आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया। उस बाग का नाम क्या था, नूर अफगान बाग, जिसे आराम बाग भी
कहा जाता था। तो यदि एग्जाम में नूर अफगान बाग या उसके स्थान पर आराम बाग आता है तो दोनों एक ही बाग के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाबर ने आगरा में ज्यामिति विधि से, तो ये भी आ सकता है कि बाबर ने जो है आगरा में कौन सी विधि से जो है आराम बाग लगवाया या नूर अफगान बाग लगवाया, तो आपको आंसर पता होना चाहिए ज्यामिति विधि से। ठीक है, जो बाबर था उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जैसा कि आप जानते हैं उसकी आत्मकथा बाबरनामा है। तो उसने अपनी बाबरनामा में जो है उस समय की जो तत्कालीन दशा थी, ठीक है, राजनीतिक दशा थी कि उस समय समाज में क्या कुछ चल रहा था, उसके बारे में जो है उसने अपनी बाबरनामा आत्मकथा में जो है जिक्र किया है। इसके अलावा उसने भारतीयों के जीवन स्तर के बारे में कि भारत के जो लोग थे किस प्रकार से, उनका जीवन स्तर किस प्रकार का था, किस प्रकार से रहते थे, कौन से रीति रिवाज थे, उसके बारे में उसने थोड़ी सी जानकारी दी है। इसके अलावा पशु पक्षियों के बारे में उसने जानकारी दी है कि उस समय के पशु पक्षी किस प्रकार के थे, फल फूलों के बारे में उसने जानकारी दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबर ने जो है उस समय की जो हमें जो झलक है वो बाबरनामा से देखने को मिलती है। ठीक है, उस समय का समाज किस प्रकार का था, लोग किस प्रकार से रहते थे, उस समय जो है पशु पक्षी किस प्रकार के थे, फल फूल कौन से टाइप के थे। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा से मिलती है। इसके अलावा जो बाबर था, बाबर के युद्ध के पश्चात, जब बाबर का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है कुषाण साम्राज्य के पश्चात, ठीक है, कुषाण साम्राज्य के पश्चात जो है उत्तरी भारत में काबुल और कांधार पहली बार जो है सम्मिलित हुए, काबुल और कंधार। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि बाबर के युद्ध के पश्चात कुषाण साम्राज्य के पश्चात जो है उत्तरी भारत में सम्मिलित होने वाले दो राज्य कौन से थे, तो उसका आंसर क्या होगा, काबुल और कांधार। ठीक है, जो बाबर है, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है, ठीक है, यानी कि जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, उसका जो फारसी ट्रांसलेट है, यानी कि फारसी भाषा में उसका जो ट्रांसलेट किया वो किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की पुस्तक बाबरनामा का जो है फारसी अनुवाद किया। इसके अलावा जो श्रीमती बेवरेज है, श्रीमती बेवरेज, उन्होंने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया बाबरनामा को। ठीक है, इसके जो श्रीमती बेवरेज है उन्होंने सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था और उसके बाद 1826 में लेनडेन और अरस्काइन ने जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि श्रीमती बेवरेज ने भी अंग्रेजी में किया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपको इन बारीकियों को समझना है कि जो श्रीमती बेवरेज है उसने सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी का ट्रांसलेट किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया सबसे पहले, और बाद में ये जो 1826 जो लेंडिन और अर्स्टाइन है इन्होंने बाद में किया होगा अंग्रेजी में अनुवाद, उसका सन भी लिखा हुआ है 1826 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।